शुरू करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और क्योंकि हम लोग अब समझने के लिए बैठे हैं तो चीज़ों को समझेंगे एक बारी। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, तुम ध्यान से अगर देखो, जैसे मान लो मैं एक प्रिज्म ले लूं, ये मान लो मैंने एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है, और वाइट लाइट मैंने इस प्रिज्म पे फॉल करा दी। कैसी लाइट? वाइट लाइट। तो जब मैं वाइट लाइट इस प्रिज्म पे फॉल कराता हूं तो ये बात तुम लोग जानते हो बड़े अच्छे से कि यार ये जो वाइट लाइट है ये 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है। विब ग्योर, सही है। व्हाइट लाइट कितने रंगों में स्प्लिट हो जाती है? 7 रंगों में। ये 7 रंग है विब ग्योर, और इसी फेनोमेना को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अगर हम टेक्निकली डेफिनेशंस की बात करेंगे तो क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन? दैट व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म it splits up into its 7 constituent colors. This phenomena is called dispersion of light. आना बोलो, this phenomena is called dispersion of light. बात आ जाती है कि भाई इस डिस्पर्जन का कॉज क्या है, कारण क्या है? What is the cause? तो कॉज एकदम सीधा सीधा सा है कि जो वेवलेंथ है लैम्डा ऑफ ईच कलर ऑफ लाइट इज डिफरेंट। लाइट के हर कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या है? अलग अलग। और क्योंकि लाइट के हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग है तो उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग हो जाता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है तो हर कलर की लाइट अलग अलग डिग्री पे बेंड होती है, और अलग अलग डिग्री पे बेंड होने के बाद में डिफरेंशिएट हो जाती है। हाँ ना बोलो? तो यही है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना भाई। हमारे यहाँ ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, और पूरे चैप्टर को जो चीज बनाती है वो कौन सा फॉर्मूला है? प्रिज्म फॉर्मूला। ये बहुत लेंथी डेरिवेशन है, ठीक है, प्रिज्म फॉर्मूला की जो डेरिवेशन है, और यही लगभग इस चैप्टर का 90% है। तो आओ सबसे पहले क्या पढ़ लें भाई? प्रिज्म फॉर्मूला। क्या पढ़ लें? प्रिज्म फॉर्मूला। देखो जरा इधर ध्यान देंगे। लाइट ऐसे इस प्रिज्म पे फॉल हुई, अंदर जाके स्ट्रेट हुई, और ऐसे डेविएट हो गई। हाँ ना बोलो? एरो जरूर लगाने हैं, ऐसे। ये ए, ये बी, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसको बोला जाता है, अच्छा उसको नहीं, एक मिनट रुको, ये वाला जो एंगल है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। सही है भाई? इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। यहां से एक लाइन ऐसे 90 डिग्री पे ऐसे डाली, ठीक है, एक लाइन यहां से 90 डिग्री पे हम ऐसे डालेंगे, ऐसे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये वाले एंगल को हम ले लेते हैं I1, इस वाले एंगल को क्या ले लें? इस वाले एंगल को ले लेते हैं I2, और इस वाले एंगल को ले लेते हैं R2, इस पॉइंट को ले लेते हैं O। बोलो सही है? एंगल ऑफ डेविएशन बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हम इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट लेके जाएंगे यहां से ऐसे, और इसको ऐसे बैकवर्ड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट रुको, और परफेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं। ओहो, बहुत ओवर सेंसिटिव है ये तो। ऐसे, ये ऐसे, ठीक है भाई। तो ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? ये वाला एंगल होता है भाई एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है ये? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ए बी सी, इस पॉइंट को एक काम करते हैं डी कह देते हैं, इस वाले पॉइंट को
E और इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं भाई, F। बोलो सही है। तो ये बेसिकली हम लोगों का डायग्राम बनके तैयार हो गया। बोलो चमका। आगे बढ़े अगर हम लोग, और डायग्राम अगर हम लोगों का बनके तैयार हो गया, डेरिवेशन ज्योमेट्री से होगी। किससे होगी? ज्योमेट्री से। कैसे? ध्यान से देखो जरा। इन क्वाड्रिलेटरल ADOE, क्वाड्रिलेटरल को लोकेट करो, ADOE। इस क्वाड्रिलेटरल में तुम ध्यान लगा के देखो, एंगल A प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बाकी के दो एंगल 90 डिग्री के हैं और चारों का जो जोड़ है वो 360 होता है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरीके से इन ट्राइंगल DOE, कौन सा ट्राइंगल भाई? DOE। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल O बराबर कितना डिग्री होगा? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का जो सम है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 देखें और इक्वेशन नंबर 2 देखें, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो सकता है कि एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल ऑफ R2 प्लस एंगल ऑफ O बराबर होगा एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ O। एंगलों से एंगलों दोनों साइड कट जाएगा। क्या बचेगा भाई कि R1 प्लस R2 बराबर A। एंगल का साइन नहीं लगा रहा हूं मैं, जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो R1 प्लस R2 बराबर क्या आ गया? A, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। हाँ ना बोलो भाई, कौन सी इक्वेशन मान लिया? इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ध्यान लगा के, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हम लोगों को। फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द डायग्राम को देखो ध्यान से। फ्रॉम द फिगर, ये वाला एंगल देखना डेल्टा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है FDE, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है डेल्टा, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये इन दोनों अंदर वाले एंगल के, एंगल FDE प्लस एंगल FED, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। वन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो डायग्राम से मैं ये कह सकता हूं कि जो डेल्टा है मेरे भाई, ये बराबर है तुम्हारा एंगल FDE के प्लस एंगल FE। लेट दिस वन बी इक्वेशन नंबर 4। और अब मुझे किसी ना किसी तरीके से एंगल FDE और एंगल FED की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आओ इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए देखें। ऑल्सो ध्यान से देखना और फिर मुझे बताना मैंने सही लिखा है क्या। अगर मैं लिखूं एंगल I1 बराबर एंगल FDE प्लस R1, आपको कोई दिक्कत है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो सही है। तो यहां से अगर मैं निकालूंगा तो एंगल FDE बराबर क्या निकलेगा? I1 माइनस R1। सिमिलरली अगर एंगल FED निकालूंगा तो क्या निकलेगा? I2 माइनस, इन दोनों को कंबाइन रूप से मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5। क्या कह देता हूं? इक्वेशन नंबर। इन पुटिंग 5 इन 4, पुटिंग 5 इन, देखो पुटिंग 5 इन, देखना ध्यान से क्या बचेगा भाई? डेल्टा बराबर FDE की जगह I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। हाँ ना बोलो। I1 प्लस I2 माइनस कॉमन R1 प्लस, अरे बोलो सही है क्या? R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के। कौन सी इक्वेशन? 3। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस A। आया? हाँ ना बोलो। इसको हम मान लें कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 6। कौन सी इक्वेशन भाई? इक्वेशन नंबर 6। बाकी इधर सॉल्व करते हैं। आइए इक्वेशन नंबर 6 मान ली। बोलो क्लियर है? अच्छा अब देखना जरा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे कौन सा लॉ लगाएं? स्नेल्स लॉ।
बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1, तो μ1 गुणा में साइन I1 बराबर μ2 गुणा में साइन, इसको इधर ले लो तो ये क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन में साइन R1 बराबर μ2 बटे में, अरे बोलो सही है, व्हेन एंगल्स आर टू स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि साइन I1 लगभग बराबर है I1 के, और साइन R1 लगभग बराबर है किसके, जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो। दिख रहा है ना बीवी, हाँ ना बोलो, ठीक है। अब यहां से आगे, अब कहानी यहां से आगे, इधर लिख रहा हूं देखो, ऐसे जब एंगल बहुत स्मॉल है तो ये क्या रह गया, I1 अपॉन में R1 बराबर μ2 बाई μ1 को खाली क्या लिख सकते हैं, म्यू, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे भाई I1 बराबर क्या आ जाएगा, I1 बराबर क्या आ गया, μ R1। सिमिलरली I2 बराबर क्या आ जाएगा, μR2। इन दोनों को कंबाइन रूप से, इसको भी इक्वेशन नंबर मानो 7 और ये भी कौन सी इक्वेशन 7 की वैल्यू उठा के 6 में पुट कर दो, पुटिंग 7 इन 6, पुटिंग 7 इन, अरे हाँ ना तो बोल दो, पुटिंग 7 इन 6, 7 की वैल्यू जब 6 में रखोगे तो देखो डेल्टा बराबर, चलो यहां लिखता हूं बड़ा डेल्टा बराबर I1 की जगह क्या आएगा, μR1, I2 की जगह माइनस में A, म्यू कॉमन ब्रैकेट में R1 प्लस R2 माइनस में A, R1 प्लस R2 की जगह A माइनस A, इक्वेशन नंबर 3 से, और डेल्टा बराबर क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू में A, हाँ ना बोलो, ये किसका फॉर्मूला आया, डेल्टा का। अच्छा, प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का मतलब है जब एंगल कम से कम, जब रे ऑफ लाइट कम से कम बेंड हो। मिनिमम डेविएशन की एक कंडीशन होती है कि मिनिमम डेविएशन में I1 हमेशा बराबर होता है I2 के, और R1 हमेशा बराबर होता है किसके, तो हम लेट कर लेते हैं, कि लेट I1 बराबर I2 बराबर I, बोलो सही है, हमने लेट कर लिया कि I1 बराबर I2 बराबर क्या है, I, हाँ ना बोलो। अगर हमने लेट कर लिया तो देखना जरा इक्वेशन नंबर 6 से, कहां से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, डेल्टा की जगह तो मैं लगा दूंगा डेल्टा M फॉर मिनिमम, I1 की जगह I, I2 की जगह भी I माइनस A, डेल्टा M बराबर 2I माइनस A, डेल्टा M प्लस A बाई 2 बराबर I, बोलो सही है। इक्वेशन नंबर 3 उठाओ अगर, तो फ्रॉम 3 मैं कह सकता हूं भाई कि R1 प्लस R2 बराबर A, तो R प्लस R बराबर A, या 2R बराबर A, या R बराबर A बाय 2, बोलो सही है। यूजिंग स्नेल्स लॉ, कौन सा लॉ, म्यू बराबर क्या होता, साइन I बाय साइन, तो I की जगह तो ये रख दूं भाई, डेल्टा M प्लस A बाई 2 डिवाइड बाय साइन A बाई 2, और ये जो फॉर्मूला निकला है भाई, यही तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला है, प्रिज्म फॉर्मूला। यही तुम्हारा कौन सा फॉर्मूला है, प्रिज्म फॉर्मूला। ये थी भाई साहब बहुत धमाकेदार डेरिवेशन, यही तुम्हारा पूरा चैप्टर है, ठीक है। ये 3 नंबर की डेरिवेशन पेपर में कई बार आ जाती है, एज इट इज बिल्कुल पूछ ली जाती है, ठीक है। और इसको करने के लिए ज्योमेट्री का बहुत विशेष ज्ञान होना जरूरी है।
ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए तभी हो पाएगी, ज्योमेट्री नहीं आती नहीं हो पाएगी। हाँ ना बोलो, क्या ये बात पल्ले पड़ गई? लिखा तो तुम्हारे पास हुआ ही है, लिखा तो तुम्हारे पास हुआ ही है ना, समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, वरना एक और टॉपिक पे बढ़ूंगा आगे। ये जब कभी भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो कई बार हम इसको साइन आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। छोटा सा चैप्टर है। सवाल ये है कि वाई वॉयलेट कलर is at the bottom of the spectrum and red at the top। तो ये बेसिकली यही कह रहा है कि बताओ वॉयलेट कलर सबसे नीचे क्यों होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम के विबग्योर बनता है ना, तो वॉयलेट सबसे नीचे, रेड सबसे ऊपर, कह रहा है ऐसा क्यों होता है, जरा बताओ। इसका उत्तर जो हमें देता है वो देता है कॉचीज फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला। अच्छा, कॉची फॉर्मूला क्या कहता है? कॉची फॉर्मूला है कि म्यू बराबर ए प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा पावर 4 एंड डैश डैश डैश, जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट है। ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। तो मतलब इस फॉर्मूले से जनरली एक बात मेरे को समझ में आती है कि म्यू लेमडा के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो सही है? अब अगर तुम रेड कलर के लिए देखो, फॉर रेड कलर देखना, रेड के लिए लेमडा क्या होता है? मैक्सिमा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ है उसकी भाई साहब, उसका लेमडा मैक्सिमा तो उसका म्यू मिनिमा, लेमडा मैक्सिमा तो उसका म्यू। डेविएशन का फॉर्मूला अभी अभी निकाला हमने, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? म्यू के। अब तुम देखो कि अगर म्यू मिनिमम है तो डेविएशन भी क्या होगी? अगर म्यू मिनिमम है तो डेल्टा भी क्या होगा? तो रेड सबसे कम बेंड होता है, इसलिए सबसे ऊपर रह जाता है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा बेंड कौन होगा? वॉयलेट। ध्यान से देखो ना, वॉयलेट कलर में क्या है? लैम्डा मिनिमा, तो म्यू, और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, अगर म्यू मैक्सिमा है तो डेल्टा भी क्या होगा? हाँ ना बोलो भाई। और क्योंकि डेल्टा मैक्सिमा होता है, देखो ना एक छोटा सा डायग्राम बना के अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं, इधर देखो, जैसे ये तुम्हारा प्रिज्म हुआ, ये आई व्हाइट लाइट, तो वॉयलेट सबसे नीचे गया, रेड सबसे, तो ये है डेल्टा आर जो सबसे कम है, और ये है डेल्टा वी। तुम देखो ना, डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा, इसीलिए वॉयलेट सबसे नीचे है और रेड सबसे ऊपर। बात समझ में आई भाई? हाँ ना बोलो। ये तुम्हारा चैप्टर हुआ। इसमें एक और पार्ट हुआ करता था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो हमारे सिलेबस से हट गया। तो इस साल के टर्म 2 के सिलेबस में डिस्पर्जन ऑफ लाइट में केवल इतना ही है। बस आज के लिए तय हुआ। इसको अगली क्लास में क्या करके आएंगे भाई? पढ़ लेंगे। जब तक मैं अगली क्लास रिकॉर्ड करूंगा इसको क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछेंगे। कर दे भाई बंद उस्ताद।